हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सागर। अभी 12th का रिजल्ट आया है और आप अभी कहाँ एडमिशन ले रहे हैं इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको खाली कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सपोज आपका 12th है और बायो ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आपके पास जो ऑप्शन रहते हैं वो रहते हैं MBBS, BMS, BHMS, BDS और फिजियोथेरेपी। और अनदर रहता है वेटरनरी डॉक्टर। ठीक है, हम आज बात करने वाले ओनली MBBS की। MBBS में अगर आपको MBBS करना है तो MBBS करने के बाद आपको मतलब आप कहाँ से कर सकते हैं, आपको कितना चार्जेस लग सकते हैं, उसके बाद MBBS के लिए आपको कितना ड्यूरेशन लगता है और उसके बाद आपका कैसा लाइफस्टाइल रहेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले MBBS जो है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से कर सकते हैं, या फिर फॉरेन कंट्रीज है जैसे रशिया, यूक्रेन, चाइना, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है कि अगर आप मेरिट में हैं तो फीस बहुत कम होती है। ठीक है, कम मतलब इतनी भी कम नहीं, लाइक अबाउट 1 लाख पर ईयर में आपका मोस्टली हो जाना चाहिए। तो इसका गवर्नमेंट में फीस कम रहता है, लेकिन उसके लिए आप मेरिट में आने चाहिए। सेकेंड है प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको डोनेशन देना पड़ता है। डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक आपका फीस ही बहुत ज़्यादा है। जैसे मुझे अभी 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त के रिलेटिव उनका फ़ोन आया था। वो प्राइवेट में MBBS लेने वाले थे, तो उनको जो MBBS का जो फीस बोला वो बोला 1 CR एंड अबव। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कॉलेज का हो सकता है। तो ये लाइक 50 lakhs to 1 CR और ये 2 CR तक भी हो सकता है। तो आज भी MBBS प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए आप लोग 1 CR के अराउंड पैसा खर्च करने के लिए रेडी है। तो इज इट वर्थ पर ईयर नहीं, सॉरी, MBBS के लिए 1 CR आप अगर दे रहे हैं, इज इट वर्थ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका फॉरेन कॉलेजेस जैसे रशिया, यूक्रेन, चाइना। लेकिन अगर देखा जाए तो यूक्रेन, रशिया का कंडीशन आपको पता है और चाइना का भी कंडीशन, चाइना में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे FMCG का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नॉट FMCG, एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम पास होना वो बहुत मुश्किल, जैसे मैंने जो सुना है मोस्ट 12%, मतलब अगर 100 बच्चे जो उसमें से खाली 12% लोगों का पास होते हैं। तो इतना इसमें जो खर्च है वो अराउंड 50 lakhs के अराउंड है, 50 to 20 lakhs अराउंड, और बाकी जो खर्चा रहेगा वो अलग। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि इज इट वर्थ? गवर्नमेंट में मिला तो ठीक है, ओके आप कर सकते। डोनेशन दे के 1 CR 2 CR दे के प्राइवेट में इन्वेस्ट करना वर्थ है क्या? ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, MBBS जो रहता है वो 4.5 साल का रहता है। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप, फिर अगेन आपको 1 से 3 साल PG प्रिपरेशन। तो 1 साल तो रिपीट करना ही पड़ता है, ये 5.5 साल। उसके बाद 1 साल रिपीट का, और उसके बाद 3 साल का रेसिडेंसी आपको हो गया 3 years, ऑलमोस्ट 9.5 लाइक 10 years जो है आपके चले गए MBBS कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद MBBS के बाद आपके पास जो जॉब्स वो रहते हैं गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। आज अगर देखेंगे तो प्राइवेट में काफ़ी बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन ये सिचुएशन दोस्तों चेंज हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब जो है वो लिमिटेड है। आज भी गवर्नमेंट जॉब में सीट्स वैकेंट्स रहते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रही है। इसका रीज़न ऐसा है कि बहुत गवर्नमेंट कॉलेज आ रहे हैं। तो सैचुरेशन, जैसे इंजीनियरिंग में पहले था कि बहुत सारे लोग, बहुत इंजीनियर से जॉब नहीं मिल रहे, आज नहीं, लेकिन 5 या 10 साल के बाद ये सिचुएशन आएगी और आप लोग जो है वो 10 साल के बाद ही प्रैक्टिस में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो गौरव सर, आपने सपोज पढ़ाई कर ली सक्सेसफुली, आप MBBS हो गए, अपने MBA आपका कंप्लीट हो गया और अब प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। तो अभी हमें पैसा कमाना है। हमने जो 1 CR या 2 CR जो भी इन्वेस्ट किया है, या फिर हमारे बहुत सारा पढ़ाई करके अपना टाइम, अपना यूथ का जो टाइम दे के हमने जो MBBS कंप्लीट किया है, उसका रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं हम लोग।
आपको भी पैसा कब मिलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले आपका प्रॉब्लम है या फिर आपका सबसे पहला ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं, या फिर सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा उसका क्लिनिक या हॉस्पिटल। दोनों अगर आप क्लिनिक लेंगे, रेंट पे लेना, बाय करना, थोड़ा रेंट करना ईजी रहेगा, बाय करना मुश्किल रहेगा। हॉस्पिटल रेंट लेना थोड़ा मतलब बहुत डिफिकल्ट रहेगा, और बाय करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसमें से आपने कुछ भी कर लिया, आपको स्टाफ रखना है, ठीक है, आपको इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे। ये हर स्पेशलिटी वाले का अगर आप ऑर्थोपेडिक है तो आपको अलग करना पड़ेगा, अलग इक्विपमेंट लगेगा, अलग इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। आप अगर रेडियो सोनोग्राफी मशीन लगेगा, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब आपने वो भी कर लिया, आपने पीढ़ी चालू कर दिया, अस्पताल स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपके पास पेशेंट कब आएंगे? क्योंकि आप नए डॉक्टर है, आपके बाजू में जो डॉक्टर या आपके कॉलोनी में जो डॉक्टर है बहुत साल से वहाँ पर प्रैक्टिस करता है, तो आपके पास नए डॉक्टर के पास पेशेंट क्यों बनेगा? अभी एक बार ये सब मेरिट के डॉक्टर्स है, प्राइवेट में पैसे भर के जो बंदे आए वो डॉक्टर्स है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते आप कि आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है कि बाकी सब डॉक्टर्स को छोड़ के पेशेंट आपके पास नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। सब डॉक्टर ऑन एन एवरेज सेम कैलिबर के रहते हैं। गवर्नमेंट में जिसमें क्या है, जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो डेफिनेटली उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसका प्रैक्टिस नॉलेज एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तब आप MD रहते हैं, कोई क्वेश्चन किए नहीं, MD कहाँ से किए, MD गवर्नमेंट से किया, प्राइवेट से किया, फॉरेन से किया, कोई MD कहाँ से, MD भी कहाँ से, वो भी कोई क्वेश्चन है। सो वहाँ पर वो मैटर चला जाता है। फिर भी ये बहुत बड़ा इशू है कि नए डॉक्टर के पास कौन जाएगा? एक बार मेडिसिन का डॉक्टर है उसके पास चले भी जाएंगे, सर्जन के पास नहीं जाएगा। किसको कौन चाहेगा कि खुद पे एक नया सर्जन ऑपरेट रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पेशेंट आता है, इंडिया में हम 300, 350, 400 रुपये के मल्टीप्लेक्स में मूवी देख सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर डॉक्टर को देने की बारी आ गई तो डॉक्टर को कैसे देते हैं? या फिर बहुत झगड़ा रहता है कि खाली पेशेंट ने 10 मिनट के लिए इसलिए 500 रुपये। अस्पताल में कोई एडमिट किया है, पेशेंट ऑपरेट हुआ है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जो स्टडी लगती है, जो ट्रेन स्टाफ लगता है, इन सबका पेमेंट करना रहता है। इंस्ट्रूमेंट हाई इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो लेने पड़ते हैं, इनका मेंटेनेंस रहता है, लेकिन पैसे देने के लिए सब होते हैं। आज भी अगर आप न्यूज़ में देखेंगे बहुत सारे अस्पताल में डॉक्टर्स को मारा जाता है, रिलेटिव्स जो रहते हैं वो कोई कंडीशन को उठा के लेके आते हैं कि इनसे इतना बिल मत करो, ये मत करो। अगर डॉक्टर वो पैसा लेगा नहीं, वो मेंटेन कैसे करेगा इतना खर्चा, वो आप ही बताइए। ये नॉट पॉसिबल। और ये सब होने के बाद भी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो उस पर लगती है MNC, ठीक है। वे कॉम्प्लिकेशन जो है वो आर बाउंड टू हैपन, और वो बहुत सालों से मतलब जब से मेडिसिन है तब से कॉम्प्लिकेशन हो ही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन ट्राइंग टू डिक्रीज, वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन तो होते ही, और जो डॉक्टर है उनका इंटेंशन हमेशा ऐसा ही रहता है कि हम कॉम्प्लिकेशन कम से कम होने की कोशिश करें। पहले के ज़माने में अगर कॉम्प्लिकेशन होता था तो और डॉक्टर बोलते थे ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ है, हमने बहुत अच्छा ट्राई किया लेकिन नहीं बचा पाए, नहीं पेशेंट इम्प्रूव हो पाया। लेकिन आज के ज़माने में वैसे नहीं, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो इमीडिएटली आपके केस हो सकता है, और उसका जो स्ट्रेस रहता है वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस रहता है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हुआ और उसमें डॉक्टर गिल्टी अगर फाइंड आउट हुआ, और वो जो डॉक्टर को गिल्टी बताते हैं वो खुद डॉक्टर नहीं रहता है, ठीक है। जैसे अभी मैं नाम नहीं लूँगा, पुणे में एक अस्पताल था, वहाँ पे एक डॉक्टर को एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, ठीक है। उसने बोला कि इतना इतना खर्चा आएगा, वो खुद कारपोरेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है। उसने जो बिल बोला उसमें से उसको हार्डली कुछ 2-3%, 10-20% मिलता है, वो भी डॉक्टर था, डिलीवरी का बिल जो हुआ था, उसने जो बिल बताया था वो बच्चों का, मतलब उसको तो उसमें से मिलने भी नहीं वाला। फिर वो डॉक्टर पे एलिगेशन लिखे, ठीक है। मुझे ये बोलना है कि इंडिया में डॉक्टर इज वेरी सॉफ्ट है, पेशेंट को कुछ हो जाता है तो पॉसिबल है कुछ कंडीशंस में, इंस्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल केयर डिस्पाइट पॉसिबल कैन हैपन, फिर भी डॉक्टर को जिंदा रहा जाता है। दिस इज वेरी स्ट्रेसफुल वर्क। सो आपको इतना 10 साल पढ़ाई करके, इतना पैसा देके, गवर्नमेंट के लिए एडमिशन के लिए इतना आप पढ़ाई करके, वो पढ़ाई करके आपको ये सब चाहिए, क्वेश्चन, ठीक है। आप बोलेंगे मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊँगा, तो इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि आज गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, लेकिन 10 साल के बाद जैसे जो आज बच्चे निकलने वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल होगा या नहीं,
ये भी बताएँ। और इधर भी आपको गवर्नमेंट में सैलरी आपको बहुत कम मिलता है, उसके बाद अ, इधर का अलग ही टेंशन है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन आएगा, वो आपको गाली देके जाएगा, ये ऐसा क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं देखा, उसको क्यों नहीं देखा। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन और गुड ऑप्शन। सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से कि आज अगर आप किसी भी करते हो तो एमबीबीएस करके एमबीबीएस लेना सच में वाइज ऑप्शन है या नहीं है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू गेट सिलेक्टेड इन एमबीबीएस। एमबीबीएस में सिलेक्ट होने के बाद भी आपको 4 साल 5 साल बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। आपका जो कॉलेज लाइफ है वो पढ़ाई में काफ़ी चला जाता है। उसके बाद भी आपको पीजी करना है, पीजी के लिए 1-2 साल पढ़ाई करो, रट्टे मारो और उसके बाद आपको पीजी मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो रिपीट करो। वो करने के बाद 3 साल पीजी के लिए लगाओ, उसके बाद 1 साल का रिसर्च करो, एक्सपीरियंस लो थोड़ा और उसके बाद 10-12 साल के बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाएँगे। प्राइवेट प्रैक्टिस में भी इतने इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आपका ये आपका जो 1 सीआर 2 सीआर है, जो डाला है वो कब आपको मिलेगा आपका अवार्ड हुआ। गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट में भी जाएँगे तो भी सैलरी मतलब जॉब्स अभी सैलरी है। So it's a big question which should we take MBBS? Should we take MBBS after 12th? Okay. कुछ भी अगर आपको चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन या आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं आप लोग तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक यू।